काम एंड वेट फॉर क्रिसमस। तो क्रिसमस सीजन ऑन था, वो मौसम जिसका सारा साल इंतजार किया जाता है, वो मौसम जिसे मुस्कुराहटों का, इत्मीनान का, खुशियों का और मोहब्बतों का मौसम कहा जाता है, तहाइफ का, सियाहत का और घंटियों का भी। दुनिया भर के रंग बिरंगे परिंदों से आबाद मैनचेस्टर खाली होने लगा। 12 दिसंबर से 13 जनवरी तक के लिए यूनी बंद थी। बर्थवर्क, पार्क हॉल, एंसलम हाउस और आसपास की दूसरे स्टूडेंट्स की रहायशगाहें खाली होने लगी। दूसरे शहरों से आए स्टूडेंट्स अपने घरों को चले गए। दूसरे मुल्कों से आए कुछ मैनचेस्टर में जॉब की वजह से रह गए, कुछ अपने दोस्तों के साथ उनके घरों को चले गए और कुछ दूसरे मुल्कों की सियाहत की तैयारी करने लगे। अमरा ने ऑक्सफोर्ड रोड को सुनसान होते देखा, जहां पर सुबह स्टूडेंट्स का हजूम तेजी से हरकत करता नजर आया करता था। अमरा एकदम से सबको याद करने लगी थी, जिन्हें वो जानती थी और जिन्हें कतई नहीं जानती थी। सबको, इतने हजारों स्टूडेंट्स के जमे गफीर को उसे नहीं मालूम था कि वो उस माहौल से इतनी वाबस्ता हो चुकी है कि उस माहौल के बदल जाने से ऐसे उदास हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड रोड को ऐसे खाली खाली देखकर उसे हौल पड़ते, वो इतनी जज्बाती है, उसे अब मालूम हो रहा था। उसके स्टोर में सुपर सेल की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। अब एक पूरा महीना वो दिन रात काम कर सकती थी। उनकी फी घंटा उजरत भी बढ़ा दी गई थी। वो इन दिनों ज्यादा से ज्यादा काफी पॉइंट्स कमा सकते थे और अमरा ये पॉइंट्स कमाना चाहती थी। शर्ली दाइम वगैरह का ग्रुप यूरोप की सियाहत के लिए जा रहा था और आलियान भी। उसे हैरत थी कि वो दूसरे मुल्कों में इतनी आसानी से घूमने फिरने के लिए कैसे जा सकते हैं। पाकिस्तान में तो लोग ऐसे दूसरे शहरों में नहीं जाते। दाइम ने उससे भी चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। उसे एक एक पाउंड जमा करना था। तुम गलत समझ रही हो, इतने पैसे नहीं लगते जितने तुम समझ रही हो। हम ट्रेन या बस से जाएंगे। हमने खास डिस्काउंट पास लिए हैं, जिनसे हमारे बहुत कम पैसे खर्च होंगे। हम किसी लग्जरी होटल में नहीं रहेंगे, बल्कि हॉस्टल्स में रहेंगे या बहुत कम कीमत वाले होटल्स में। शर्ली ने उससे मनाना चाहा, मैं फिर भी नहीं जा सकती, मुझे एक एक पॉइंट बचाना है। तुम्हारा फैसला भी माकूल है। शर्ली ने उसके फैसले का एहतराम किया। हम पहले स्वीडन जाएंगे, फिर फ्रांस। क्या कोई ऐसे जूते हैं जो पैरों को इतना आराम दें कि लगे ही ना कि हम उन्हें पहनकर 8-10 मील चलते रहे हैं। जाने से पहले रात को आलियान उसके स्टोर आया। मैं बिल बनाती हूँ, जूते नहीं। वो वैसे ही उदास थी और वो उसे उदास करने आ गया था। जूतों की दुकान में काम तो करती हो ना? मैं सेल्समैन नहीं हूँ, तुम सेल्समैन के पास जाओ। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुमने सुबह से अब कम से कम 10 कप कड़वी कॉफी के पिए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। कॉफी कड़वी ही होती है। काउंटर पर रखे कंप्यूटर के साथ वो मसरूफ थी और ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे इतने बड़े स्टोर का काम वो अकेले ही करती है। कॉफी उस वक्त कड़वी होती है जब वो ज़बान को भी कड़वा कर दे। शायद तुम सियाहत करके वापस आओ तो ऐसी कम अक्ली की बातें करना छोड़ दो। सुना है दूसरी सरजमीनों का पानी पीने से और फजाओं में सांस लेने से बहुत सी दिमागी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लगता है तुम पर काम का बहुत बोझ है अमरा। उसने अंदाज को अफसरदा बनाया। मैं मजबूत असाब की मालिक हूँ। अमरा ने अंदाज को मजबूत बनाया। लेकिन तुम्हारी शक्ल कुछ और ही कह रही है। अगर तुम कहो तो मैं स्वीडन चला जाता हूँ, फ्रांस नहीं, बल्कि अगर तुम कहो तो मैं जाता ही नहीं। मेरा ख्याल है मेरे जाने से पहले ही तुम मुझे बहुत याद करने लगी हो। मुझे इंतजार रहेगा ये देखने के लिए कि स्वीडन और फ्रांस की हवाओं ने तुम पर से पागलपन के असरात कुछ कम किए या और बढ़ा दिए। तुम्हें मेरा इंतजार नहीं रहेगा? उसने चंद कदम आगे बढ़कर जूतों के रैक की तरफ देखते हुए खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए पूछा। अमरा खामोशी से अपना काम करती रही। लो मैं जा रहा हूँ, उसने कहा तो, लेकिन वो जाने के लिए अपनी जगह से हिला नहीं। मिलर, अमरा ने एक सेल्समैन को मतवज्जा किया। इन्हें ऐसे जूते चाहिए जिन्हें पहनकर ये उड़ सकें, प्लीज उनकी मदद करें।
आलियान ने चौंक कर अमराह की तरफ देखा। वो शरारत से मुस्कुरा रही थी। ये जूतों की दुकान है, बैक टू द फ्यूचर फिल्म का सेट नहीं। यहाँ कुछ उड़ने छुटने वाला नहीं मिलता। मेले पर भी काम का काफी बोझ लगता था। तुम्हारे सेल्समैन ने भी कड़वी कॉफी पी है और 10 कप से ज्यादा पी है। मुंह बसोरता आलियान चला गया और 5 मिनट बाद वो फिर से उसके पास मौजूद था। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, तुम मुझसे उधार ले सकती हो और उनकी वापसी की कोई जल्दी नहीं। जब शादी हो जाएगी तो हम हिसाब ठीक कर लेंगे। अमराह ने अपने सर पर ऐसे हाथ रख लिया जैसे कह रही हो कि खुदा के लिए जाओ, मेरा मगज ना खाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऑफर मौजूद है। तुम मुझे फोन करके बता सकती हो। हमें सुबह निकलना है। तुम हमारे निकलने से 1 मिनट पहले भी बता सकती हो। ठीक है, मेरा इरादा हुआ तो मैं 1 मिनट पहले फोन कर दूंगी। पक्का? वो ऐसे खुश हो गया जैसे उसने उसके साथ रहने का वादा कर लिया हो। हाँ पक्का। 10-12 जूते सिर्फ टेक कर रात 9 घंटा मजीद स्टोर में गुजार कर वो चला गया। अमराह की आंखें नम हो गईं। वीरा और एनॉन भी जा चुकी थी। जितने उसके दोस्त थे और जिन जिन से उसकी हाय हेलो थी, सब बारी बारी जा चुके थे। वो भी जाना चाहती थी, बल्कि वही तो जाना चाहती थी। वो जिसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कभी पाकिस्तान के चंद शहरों के अलावा कहीं और घूम फिर सकेगी, उसको ही तो जाना चाहिए था। वीरा, एनॉन और ऐसे ही दूसरे लोग कितने कितने मुल्क घूम फिर चुके थे। उसने भी काम करके पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन वो पैसे वो दाइम को वापस करने के लिए जमा कर रखी थी। अगर बाबा के स्टोर में आग न लगती और उसने अपने पैसे बाबा को ना दिए होते तो वो भी वीरा के साथ निकल चुकी होती। उसकी आंखें नम थीं, इसलिए क्योंकि जिंदगी शायद उसे चंद मौके दे देगी दूसरे मुल्कों की सयाहत के, लेकिन वो उसे ये सब दोस्त शायद नहीं दे सकेगी। खैर, दिल मजबूत करते हुए वो ओवर टाइम करती रही और हफ्ते में 1 बार यूनिवर्सिटी तक पैदल चलती जरूर जाती। खुशहाइन बात ये थी कि 13 जनवरी से पहले सब पहले जैसा होने वाला था। यूनी खुलते ही एग्जाम शुरू थे, इसलिए सब न्यू ईयर के बाद आना शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी के हजारों स्टूडेंट्स को कभी ये खबर नहीं हो सकती थी कि लाहौर की रहने वाली, दादा की गोद में घंटों से ढक कर रोने वाली उन सबको कितना याद कर रही है। वो यूनिवर्सिटी पर गिरने वाली बर्फ को घूरती है और मुस्कुराने की सही करती है। वो ओल्ड कैंपस की यूनिवर्सिटी आर्क के पास खड़ी होती है और आती जाती ट्रैफिक को देखती है। उसके मुंह से भाप निकलती है और आंखें गीली गीली सी हो जाती हैं। वो दादा को मैनचेस्टर में फैली बर्फ दिखाती है, मुस्कुराने की कोशिश करती है, उनकी बातों से दिल बहलाती है। तुम चली जाती मेरे बच्चे, जितने पैसे तुम्हारे पास थे पैसे तो आ जाएंगे, वक्त नहीं आएगा। मैं अगले साल चली जाऊंगी, अगले साल तक तो मैं यहीं हूँ ना, उसने दादा से कहा और खुद को भी तसल्ली दी। जिंदगी ने जितने झूले अपनी बाहों में थाम रखे हैं वो सब वक्त के इशारे से चलते हैं। उनमें झूलने के लिए वक्त के इशारे का इंतजार करना ही पड़ता है। और कहा जाता है कि क्या प्यारी चीज है क्षमा, क्रिसमस नहीं करती शोरो गोगा और मुलायमत से खुद को निछावर करती है, चली जाती है। बेगर्जी से ये खिदमत पर मामूर रहती है। सारा मैनचेस्टर और सारा बरतानिया और सारे का सारा यूरोप क्रिसमस फ्लू का शिकार हो चुका था। कोई छींकता हुआ नजर नहीं आता था, लेकिन मुस्कुराता हुआ जरूर आता था। सिटी सेंटर क्रिसमस मार्केट में ऊंचे सतून पर बहुत बड़े से सेंटा क्लॉज को बिठा दिया गया था, जो बड़े बूढ़ों सी पर शफकत मुस्कुराहट सब पर निछावर करता था। क्रिसमस के बड़े मेलों में शुमार होने वाला मेला 200 से ज्यादा स्टॉल के साथ सिटी सेंटर में सज चुका था, जहां रातें जगमग करती थी और दिन कलकारियां भरते थे। जहां रखी सेल की चीजें गदगदी करती थी कि आखिर मुझे उठाकर अपने नरम गरम घरों में क्यों नहीं ले जाते, ज्यादा महंगी तो नहीं है हम। काम की ज्यादती ने उसे थका डाला था। बिल बनाते बनाते उसकी उंगलियां टूटने जैसी हो जाती थी। वर्कर को कॉफी के साथ बामुश्किल अंदर करती थी। घर जाकर चंद घंटे सोती और फिर से काम पर आ जाती। दादा से भी बहुत कम बात होती।
कितनी कमजोर हो गई हो तुम। दादा से काफी दिनों बाद बात हुई तो वो उदास हो गए। आपको तो मैं बस ऐसे ही लगती हूँ। ठीक हूँ दादा मैं। अगले दिन बाबा का फोन आया, छोड़ दो जॉब, मैं तुम्हें कैसे भी कर कर पैसे भेज दिया करूँगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। दादा ने शायद आपको परेशान कर दिया है। उसके ना करने पर भी बाबा ने उसके अकाउंट में थोड़े पैसे ट्रांसफर करवा दिए, जिन्हें उसने हाथ भी नहीं लगाया। जिंदगी में मिलने वाले इसी आराम और आसाइश ने उसे ऐसा बना दिया था। रेडीमेड खाने को मिलता रहे तो खुद खाना पकाने की जहमत कोई भी नहीं करता। एक बार वो डेरिक के साथ ड्रैम्सन गई थी। उन दोनों की बनाई डॉक्यूमेंट्री को लेकर उनकी एक नुमाइंदे से मुलाकात तय थी। मुलाकात के बाद जब नुमाइंदा चला गया और बिल आया तो डेरिक ने वेटर से कहा कि वो इस बिल को ऑफिस में भिजवा दे। बिल के नीचे डेरिक ने साइन कर दिए थे। किसके ऑफिस? डेरिक हंसने लगा। मेरे पापा के ऑफिस। बिल इतनी दूर उनके ऑफिस जाएगा? थोड़े से पैसे हैं, मैं बिल दे देती हूँ। मेरे पापा का ऑफिस यहीं इसी रेस्टोरेंट में है। वो ड्रैम्सन के तीसरे हिस्सेदार हैं। तुम्हारे पापा यहाँ के तीसरे हिस्सेदार हैं तो वेटर तुम्हें बिल क्यों देता है? इनफैक्ट मुझे सख्ती से मना किया गया है कि मैं यहाँ ना आया करूँ। मैं यहाँ तब आता हूँ जब बिल्कुल खाली जेब हो चुका होता हूँ। कभी के बाद ज्यादा नहीं। बिल पर मैं साइन कर देता हूँ और जब मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं यहाँ आकर बिल चुका जाता हूँ। इतनी सी रियायत मुझे मिल जाती है। तुम कह रही हो ये तुम्हारे पापा का रेस्टोरेंट है, फिर भी तुम्हारे साथ ये सब? मेरे फादर अमेरिका से यहाँ काम के लिए आए थे। 10 साल तक उन्होंने गाड़ियों की एक फैक्ट्री की सफाई का काम किया है। उनके जिस्म से मुस्तकिल केमिकल की बू आने लगी थी। उनका कहना है कि उन 10 सालों में उन्होंने अपनी सिगरेट पीने की ख्वाहिश को दबाए रखा और एक सिगरेट की डबिया जब उन्हें तोहफे में मिली तो उन्होंने उसे जला दिया कि अगर उन्होंने वो पी ली तो 10 सालों में कमाए गए सारे पौंड्स दूल्हे की नजर हो जाएंगे। जिसके फादर का ऐसा माजी रहा हो उसके बेटे पर सूट नहीं करता कि वो मैनचेस्टर जैसी बड़ी यूनि में पढ़े भी और बाप की कमाई पर ऐसे ऐश भी करे। स्कूल की छुट्टियों में मैंने ऐसे ही रेस्टोरेंट में काम किया। एक बार मैंने गुस्से में स्टाफ के एक वर्कर को धक्का दे दिया था। मुझे उसी वक्त जॉब से निकाल दिया गया था। अब मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर अपना खर्च निकालता हूँ। आखिर वालिदैन अपनी औलाद के लिए ही कमाते हैं। हाँ, मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, बस बहुत खाली उनकी कमाई। अगर सारे वालिदैन सिर्फ औलाद का ही सोचते रहेंगे तो इंसानियत का कौन सोचेगा? इंसानियत का? इस जवाब पर अमरा दंग रह गई। हाँ, अगर 2 लोग सारी जिंदगी कमा कमा कर सिर्फ अपनी औलाद का ही सोचते रहेंगे तो कुल इंसानियत के बारे में कौन सोचेगा? हमें अपनी जिंदगी के दायरे इतने महदूद नहीं कर लेने चाहिए कि हमारी सारी जिंदगी का हासिल सिर्फ चंद अफराद को ही फायदा दे। अमरा लाजवाब हो चुकी थी। क्रिसमस से चंद दिन पहले वो साधना के साथ क्रिसमस मार्केट आई और दोनों ने लेडी महर की बताई ढेरों ढेर खरीदारी की। उन्होंने अपने सब बच्चों के लिए तोहफे मंगवाए थे। नए साल के पहले हफ्ते में मॉर्गन की शादी भी थी। कुछ इस सिलसिले की खरीदारी भी की। साधना घर चली गई और वो अपनी यूनि आ गई और आकर रोड कैंपस की आड़ के नीचे खड़ी हो गई। मौसम के तेवर सुबह ही से बदल रहे थे। तेज हवा चल रही थी और बीबीसी न्यूज ने बर्फबारी की खबर दी थी। वो मेहराब की दीवार के साथ टिक कर खड़ी धुंधले आसमान को देख रही थी। धुंध बढ़ती ही जा रही थी और कुछ दूर आगे की चीजें नजर नहीं आ रही थी। उसे ये सब अच्छा लग रहा था। उसे बर्फबारी का इंतजार था। उसके पास 1 घंटा था, फिर उसे वापस अपनी जॉब पर जाना था। वो अपनी यूनि के आगे बर्फबारी को होते देखना चाहती थी। हवा और तेज हो गई, धुंध और बढ़ने लगी। रुई के गाले माँ के प्यार की तरह नरमी से जमीन पर बरसने लगे। अमरा ने अपने सुर्खदस्तानों वाले हाथों को फैला लिया। बर्फबारी बिलाशुबा वो मंजर है जो पहली बार देखने वालों को मस्ताना सा कर देता है। सफेद फूल बर्फ बने अमरा से शरारतें करने लगे। दोनों में दोस्ती हो रही थी। ऐदो पैमान तश्कील दिए जा रहे थे। कुदरत के शाहकारों को सराहा जा रहा था, उनसे लिपटा जा रहा था। दूर धुंध में उसने देखा कि कोई आ रहा है।
वो आलियान था। वो करीब आया और दूर होता चला गया। वो आलियान नहीं था। बर्फीले रेशों को अपने सुर्खदस्तानों पर समेटते वो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। उसे आलियान आता और जाता क्यों नजर आया था? सवाल दिमाग से उठा और दिल में जमुकीद हुआ। गर्म कोट के अंदर उसके वजूद ने सहम कर झुरझुरी ली। धुंध को चीरता फिर कोई आ रहा था। ऑक्सफोर्ड रोड को भागकर पार करता हुआ यूनी की तरफ बढ़ता हुआ अमरा मेहराब की दीवार के साथ सिमट सी गई। बर्फबारी में तेजी आ गई थी। उसकी सुर्खदस्ताने नम हो रहे थे। बर्फ की फुहार को देखते उसकी आंखें नहीं थक रही थी। और ये कौन उसकी तरफ आ रहा था जिसके हाथ में नीले पीले सफेद फूल थे? फूल बहुत ज्यादा थे। उन पर बर्फ गिर कर ठहर रही थी। वो बार बार उन्हें झाड़ रहा था। उसने गर्दन को खम देकर अमरा को देखा और अबरू झुकाकर मुस्कुरा दिया। तेज हवा का झोंका आया और उस शबीहा को उड़ा कर ले गया। अमरा ने सहम कर आसपास देखा। ट्रैफिक न होने के बराबर थी। इतराफ में इक्का दुक्का लोग थे और बस। उसने वहां से तेज तेज पैदल चलना शुरू कर दिया। सनसनाहट हुई और वो सारी की सारी एहराम हैराम पर बरजमा हुई। चलने की रफ्तार उसने और तेज कर दी और फिर वो भागने लगी, ऑक्सफोर्ड रोड पर यूनी को अपने पीछे छोड़ते, क्योंकि खौफ उसके वजूद में सरायत कर रहा था। आलियान उसके दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ था। वो सामने से उसकी तरफ आ रहा था। वो पीछे से उसे पुकार रहा था। ये सब क्या था? ये सब ठीक नहीं था। उसे अपने ताक़ुब में आलियान नहीं चाहिए था। बर्फ पर भागते भागते वो फिसल कर गिर गई। ये आलियान कौन था जिसने उसे गिरा दिया था? ठंडी नाक से दर्द की लहर उठी। उठकर उसने अपने कपड़े झाड़े। बर्फ उसके वजूद में उतरती उसे ठंडा कर रखी थी। वो कांप रही थी। क्या ठंड है? यकीनन नहीं। और उसे तकलीफ हो रही थी। सफेदे के माहौल में सुरमई कोट और सुर्ख मफलर में वो खजा में खिली उस कली की मानिंद हो गई जो बेवक्त खिलने पर आपतीता हो जाती है। जूनी को अपने पीछे छोड़ते वो आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही थी। रुई के गाले अभी भी गिर रहे हैं। उसके खुले बालों में अटक रहे हैं। वो बर्फबारी देखने आई थी, लेकिन उसने ये कैसी बर्फबारी देखी थी जिसने उसके अंदर की बहारों को खत्म कर डाला था। सारा सब्जा सफेदे में बदलता जा रहा था और खजा कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो बहार को निगल ले तो मौत होती है और मशरकी लड़कियों के लिए ये मौत जल्द नाजिल होती है। वो सल्तनत सफेद पर चल रही है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि वह जमीन में धंस रही है। दिल एहसासात का अखाड़ा है और दिमाग उस अखाड़े का शेर। ये शेर धारता है तो दिल जलकर बुझकर ठंडा होकर बैठ जाता है। मशरिक के अखाड़ों में ये शेर नगर नगर पाया जाता है। मशरिक सन्यासी भी है और सामने भी। मशरिक में पर्वत भी हैं और पताल भी, संगे पारिस भी, संगे राह भी, जोत भी, चोक दीप भी, जोग भी हैं और जोगने भी। ऐसी झरखेज धरती के बासियों की बहारों को खजाएं क्यों कर निगल ना लें। वो रुक गई और उसने गर्दन मोड़ कर देखा। क्या अभी भी वो उसके पीछे था, दाएं भी और बाएं भी। उसने अपनी आंखों को उस मंजर को फिर से देखने के लिए तड़प जाते देखा।